हेलो, वेलकम टू द क्लास ऑफ ब्लैक बोर्ड फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, साथ ही में कुछ सवाल भी देखेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव जो पीछे पूछे गए हैं कुछ वर्षों में उन्हें भी हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो यह वीडियो आपको समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बेसिक्स देखे थे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस क्या होते हैं। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे ज़रूर देखें और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। चलिए शुरू करते हैं और अब हम देखेंगे कैपेसिटर जो एक हमारा कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, हेडिंग लगा लीजिए आप लोग भी, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर मतलब एक गोलीय चालक द्वारा, गोलीय चालक द्वारा विद्युत धारिता। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर या गोलीय चालक द्वारा विद्युत धारिता। देखिए हमारे पास एक स्फीयर है यानी गोला है और इस गोले पर हमने दिया है कुछ चार्ज। तो इस पर चार्ज जो है वो चारों तरफ से बटा हुआ है। ये 3 डायमेंशनल गोला है, जैसे एक फुटबॉल होता है उस तरीके का गोला है। तो इसमें चार्ज जो है वो हर जगह है ना, चार्ज आपका हर जगह बटा हुआ है, स्फीयर पे भी बटा हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली चार्ज हमेशा स्फीयर पे ही रहता है। इस पर चार्ज कितना है तो हमने मान लिया चार्ज कितना है Q, और इसकी रेडियस यानी इस गोले की त्रिज्या, ये त्रिज्या हमें R दी हुई है। अब इस कंडक्टर में हम कितना चार्ज स्टोर करके रख सकते हैं, उसी को तो इसकी कैपेसिटी बोलते हैं। तो हमें वही कैपेसिटी निकालनी है। एक बेसिक फार्मूला जो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कैपेसिटेंस का, कि C बराबर क्या होता है Q/V, और यही फार्मूला को हम लोग आज यूज़ करेंगे इसे डिराइव करने के लिए, जहाँ पर Q क्या है चार्ज, V क्या है पोटेंशियल और C है कैपेसिटेंस यानी धारिता। अब इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। हमें इस फार्मूले को यूज़ करने के लिए चाहिए क्या Q हमें मालूम है, V यानी पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल यानी विभव चाहिए। तो हम इस स्फीयर के कारण, इस गोले के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना जानते हैं, निकाल चुके हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वो हम लोग निकाल लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर ऑन इट्स सरफेस। तो इस गोले के कारण, हिंदी वाले लिख लेंगे कि गोले के कारण उसके सतह पर विद्युत विभव, और ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं V = होता है 1/4πε0 Q, और गोले का इस सेंटर से कितना दूरी है तो जो इसका रेडियस है यानी R। ये भी निकल गया। नाउ हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हमारे पास Q भी है, हमारे पास V भी है ना। सो हम निकालेंगे कैपेसिटेंस इसका, है ना। सो कैपेसिटेंस का मतलब होता है धारिता। कैपेसिटेंस C बराबर हो जाएगा Q/V। अब यहाँ पर Q का मान तो Q ही रहने दीजिए, और V कितना आया है यानी पोटेंशियल 1/4πε0, और इधर हो गया आपको Q/R। और देखिए इस Q से हम Q को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास बच गया 4πε0, और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो हमारे पास निकलेगा C = 4πε0R, और यही होता है एक गोलीय चालक यानी स्फेरिकल कंडक्टर के द्वारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C = 4πε0R।
अब ये तो फार्मूला निकल गया, और एक बहुत ही बढ़िया सा चीज़ है वो जानना ज़रूरी है आपको। आइए फार्मूला हम लोग निकाल लिए इसका। अब हम जरा देखते हैं, एक सवाल आपसे हम करते हैं कि जैसे आपने पढ़ा C बराबर Q बाई क्या होता है V, जहाँ पर Q चार्ज है और V पोटेंशियल है। अगर हम आपको बोलें कि अगर हम V को इंक्रीज करेंगे तो C पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको, है ना? तो आप देखोगे, कहोगे V नीचे में है, तो अगर ये बढ़ता है तो ये क्या होगा, घटेगा, गलत हो जाओगे आप। फिर देखो, अगर हम आपसे बोले कि Q को अगर इंक्रीज करते हैं तो C का क्या होगा, तो कहोगे ये ऊपर में, ये ऊपर में, अगर ये बढ़ेगा तो यही बढ़ेगा, फिर गलत हो जाओगे आप। आपने पहले ही पढ़ा था क्या कि जो Q होता है चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। यदि आप V बढ़ाओगे तो Q भी बढ़ेगा, अगर आप Q बढ़ाओगे तो V भी बढ़ेगा। और ये तो है नियतांक यानी कांस्टेंट, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। Q और V यानी चार्ज और पोटेंशियल के बढ़ने या घटने से उसके कैपेसिटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और ये आपको याद हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ। तो फिर कहोगे आखिर कैपेसिटेंस डिपेंड किस पर करता है, यहाँ फॉर्मूले में मिलेगा आपको कि C बराबर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यहाँ 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बस है क्या वेरिएबल R यानी रेडियस, यानी गोले की त्रिज्या को अगर बड़ा किया जाए तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और रेडियस अगर छोटा हो कैपेसिटेंस घटेगा। याद रहे कि कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सिर्फ उसकी बनावट पर डिपेंड करता है, सिर्फ उसके कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है। और अगर गोले की बात करें, एक गोले का कैपेसिटेंस किस पर निर्भर करता है, तो गोले का कैपेसिटेंस सिर्फ उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, उसके रेडियस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात हमें समझ में आया क्या, और हम इसको लिख सकते हैं कि नोट, क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए spherical conductor, a spherical conductor only depends on its radius, सिर्फ उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। हिंदी में क्या लिखेंगे कि एक गोले का, लिख लें, कॉपी निकाल के रखें और लिखें, एक गोले की धारिता सिर्फ उसके त्रिज्या पर निर्भर करती है। एक गोले की धारिता सिर्फ उसके त्रिज्या पर निर्भर करती है, ठीक है। अब कभी कभी आपसे क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निम्नलिखित में से कौन से रिलेशन को फॉलो करता है, इस तरीके से दे देगा, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R, ऐसे करके दे देगा आपको। तो आप डायरेक्ट देख सकते हो यहाँ पे C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, R के है। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है कि C जो होता है एक स्फेरिकल कंडक्टर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, R के। तो जहाँ पे ये लिखेंगे वहाँ नीचे ये भी आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये था एक स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो निकला है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। फटाफट इसको नोट करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया ना नोट, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ रिलेशन, क्योंकि स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस हम लोग निकाले हैं उसी में कुछ और चीज़ें भी पूछा जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं, मिटा दें, थैंक यू। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर आपसे सवाल पूछे, फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूला रहने देते हैं, नहीं मिटाते हैं, फॉर्मूला C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब एक सवाल है जो आपको भी जानना चाहिए। अगर क्वेश्चन ये कहे कि जो स्फेरिकल कंडक्टर है, अगर उसके वॉल्यूम को हम दुगुना कर दे, 3 गुना कर दे, 4 गुना कर दे, आधा कर दे, 1/4 कर दे, 1/4 कर दे, तो उसके कैपेसिटेंस पर क्या असर होगा। सवाल फिर से सुने कि अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके वॉल्यूम को दुगुना, 3 गुना, 4 गुना या आधा या 1/4, कुछ भी वॉल्यूम में अगर चेंज करते हैं तो किस प्रकार से कैपेसिटेंस पर असर पड़ता है, ये चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं।
है ना। तो एक क्वेश्चन के तरीके से ले लेते हैं कि इफ कैपेसिटेंस ऑफ, आप लोग भी लिखें, इफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल, इफ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज डबल्ड, मान लिया कि वॉल्यूम को कर दिया दुगना। इफ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज डबल्ड, व्हाट इफेक्ट will be on its capacitance। हिंदी में कह लेंगे कि अगर गोलीय चालक के आयतन को दुगना कर दिया जाए, अगर गोलीय चालक के आयतन को दुगना कर दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर गोलीय चालक के आयतन को दुगना कर दिया जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिख लेंगे ये चीज़, ठीक है। अब इसमें हम लोग छोटा सा एक डेरिवेशन कर लेते हैं, छोटा मोटा। मान लीजिए हमारे पास जब पहले हमने डबल नहीं किया था तो हमारे पास एक गोलीय चालक था जिसका रेडियस है r और जिसका वॉल्यूम है v, है ना। रेडियस है r और वॉल्यूम है v, r1 भी मान सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसका वॉल्यूम, चलो r1 ही मान लेते हैं। अब इसका वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो एक गोलीय चालक, एक गोले का आयतन कितना होता है, वो होता है 4/3 पाई r1 का क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। अब सवाल में ये बोला है कि इसके वॉल्यूम को किया गया है डबल, मतलब अब गोला क्या होगा, बड़ा होगा, है ना, गोला बड़ा। तो बड़ा एक गोला बना लेते हैं और इसका जो रेडियस है उसको मान लो r2 मान लो, क्या, या चलो r डैश मान लेते हैं, ऊपर में 1 देते हैं, r डैश मान लिया, ठीक है। अब इसके गोले का आयतन हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है क्या हो जाएगा भैया, इसका वॉल्यूम v डैश बोल दो, है ना। v डैश किसके बराबर है, तो v डैश बराबर है किसके, 2v के, दुगना वॉल्यूम है ना, इसका वॉल्यूम क्या है, दुगना है, ठीक है। अब v डैश, इसका वॉल्यूम अगर निकालते हो तो क्या निकलेगा आपका, 4/3 पाई r डैश का क्यूब, नहीं होगा, इसका रेडियस है r डैश तो r डैश का क्यूब बराबर 2 इंटू और इसका छोटा वाला वॉल्यूम कितना था, तो ये था 4/3 पाई r1 का क्यूब। अगर आपको r1 r2 में दिक्कत आ रही है तो आप इसको r1 r डैश में प्रॉब्लम आ रही है तो r1 r2 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं कर देता हूँ आपके लिए, इसको मान लिया r1, ये क्या हो गया r2, है ना, ये हो गया v2, ये क्या है v1 मान लो, ये क्या है v1 हो गया आपका, है ना। इसको क्या कर दो r2 कर दो, इसको क्या कर दो r1। अब बिल्कुल सही है ना, कि भैया इसका v2 जो है, इसका वॉल्यूम जो है वो क्या है, इसके वॉल्यूम के दुगना है। तो इसका वॉल्यूम लिख दिया 4/3, इसका रेडियस r2 था, ठीक है ना, बराबर 2 गुने और इसका वॉल्यूम लिख दिया। अब देखिए जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करते हैं, 4/3 पाई से 4/3 पाई पूरा कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास बचा इधर r2 का क्यूब बराबर, और इधर बचा 2 इंटू r1 का क्यूब। अब इस r1 को ले आते हैं इधर, तो ये हो जाएगा r2 का क्यूब बाई r1 का क्यूब, दिख रहा है ना आपको, बराबर इधर क्या बचा 2, दिख रहा। सो r2 का क्यूब r1 का क्यूब बराबर 2। अब इसको यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए होल्ड करते हैं, है ना, थोड़ा देर के लिए होल्ड करते हैं, या एक काम करते हैं, थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं इसे, कि r2 बाई r1 और क्यूब को, जैसे स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो क्या लगता है, स्क्वायर रूट लगता है, क्यूब दोनों पर क्यूब था ना साथ में, चाहे तो दोनों पर क्यूब लिख सकते थे, उस क्यूब को भेजेंगे उधर तो क्या लग जाएगा, क्यूब रूट, और स्क्वायर का मतलब 1/2 पावर होता है, तो क्यूब रूट का मतलब क्या हो जाएगा 1/3। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा था क्या कि C जो था, इस फार्मूले से C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन r से C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, R के, नहीं,
तो यहाँ पर R2 बट्टा R1 है, क्या इसको हम C1 बट्टा C2, सॉरी उल्टा हो गया, C2 बट्टा C1 की, देखो R2 बट्टा R1 की जगह क्या हम C2 बट्टा C1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रोपोर्शनल होता है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर R2 बट्टा R1 की जगह C2 बट्टा C1 लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कैपेसिटेंस। हमें क्या चाहिए, कैपेसिटेंस। तो वही काम करते हैं कि R2 बट्टा R1 की जगह C2 बट्टा C1 रख देते हैं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट है R2 बट्टा R1 के। तो यहाँ पर हो गया आपका C2 बट्टा C1 बराबर 2 इंटू 1/3, 2 का पावर 1/3। और हमें क्या चाहिए था कि सेकेंड जो हमारे पास गोला है जिसका वॉल्यूम दुगना है, उस गोले का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो यहाँ पर C1 को भेज दें उधर, C2 बराबर क्या हो जाएगा कि आपका ये C1 उधर चला गया, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 1/3 इंटू C1। और ये हमारा फॉर्मूला निकला किसके लिए, ये फॉर्मूला निकला है कि अगर वॉल्यूम को कर दिया जाए दुगना, वॉल्यूम को कितना किया, दुगना। लेकिन मैं आपको आप देने जा रहा हूं एक जनरल फॉर्मूला जो सबके लिए काम आएगा, चाहे आप दुगना करो, चाहे 3 गुना करो, चाहे आधा करो, चाहे 1/4 करो या 1/6 करो, कुछ भी करो, सब में काम आएगा। करना क्या है आपको फॉर्मूले के लिए, बस कि C2 जो निकालना होगा ना आपको सेकेंड वाले का, या C' बोल लो, नया वाला कैपेसिटेंस C' है ना, एक जनरल फार्मूला निकालने जा रहे हैं तो C' कर देते हैं। नया वाला जो कैपेसिटेंस होगा वो बराबर होगा, देखो दुगना किया था 2 लिखा था, 3 गुना करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और n टाइम्स करेंगे क्योंकि जनरल फार्मूला बनाने जा रहे हैं, n टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर रख दो n का पावर 1/3 और इंटू C1, यानी पहले वाला C है ना, या इसको सीधे C रहने दो। ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा कि नया वाला कैपेसिटेंस बराबर जितने गुना किया वो यहाँ पर रहेगा, पावर 1/3 रहेगा, और पुराने वाले कैपेसिटेंस को यहाँ पर डाल देंगे। समझ में आ रही है बात, ये फॉर्मूला हमारा निकल गया। अब इस पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऑब्जेक्टिव जो बार बार पूछता है, आपको अभी समझ में आ जाएगा टोटल का टोटल, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। फटाफट इसको नोट कर ले, तो आप कर लिया नोट, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और सवाल देखते हैं। कर लिया नोट, गुड। अब एक सवाल है कि एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास छोटे छोटे 1000 बूंद है, मान लो किसी लिक्विड के बूंद होंगे, वाटर का या किसी चीज़ का, है ना। तो हमारे पास छोटे छोटे 1000 बूंद हैं, ये फॉर्मूला बस रहने देते हैं, बाकी सब मिटा रहे हैं। हमारे पास छोटे छोटे 1000 बूंद हैं किसी लिक्विड के, ठीक है, और उन सब को मिला के देखिए छोटा 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 हमारे पास ऐसा करके 1000 बूंद है, और इस एक बूंद का जो कैपेसिटेंस है ना वो दिया हुआ है आपको 5 माइक्रोफैराड, वो दिया हुआ है आपको 5 माइक्रोफैराड, याद रहे। तो 5 माइक्रोफैराड, तो आपके पास 5 माइक्रोफैराड के 1000 बूंद हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि इन सब को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया, बड़ा सा ड्रॉप बनाया गया, बबल टाइप का। उस ड्रॉप का, वो बिग ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना होगा वो बताएं। फिर से सवाल सुने कि आपके पास 5 माइक्रोफैराड वाले 1000 ड्रॉपलेट्स हैं, उन सब को मिला के एक बड़ा बनाया गया ड्रॉपलेट, तो बताइए बड़े वाले का कितना होगा। सिंपल है, देखो अगर आपको 2 को मिलाओगे, 2 बूंद मिलाओगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दुगना। 2 बूंद मिल गया, हाँ जगह ज़्यादा लेगा, दुगना लेगा तो वॉल्यूम दुगना हो गया। अगर 5 को मिलाओगे वॉल्यूम कितना हो गया, 5 गुना। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम हुआ वो कितना है, 1000 गो है, तो कितना हो जाएगा, 1000 गुना हो गया है। और ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस हो जाएगा आपका, ये कैपेसिटेंस देखिए कैसे यूज़ करेंगे फॉर्मूला। हमारे पास n कितना हो जाएगा, 1000, कितना गुना वॉल्यूम हुआ, 1000 गुना, तो n हो जाएगा 1000। तो C' बराबर क्या पढ़े हो, n का पावर
1/3 ये जो फॉर्मूला है इंटू सी। सी है मतलब हमारा 5 माइक्रोफैराड वाला, और नया वाला कैपेसिटेंस हमें निकालना है। तो एन की जगह क्या रखेंगे, 1000 माइक्रोफैराड यूनिट है, ये है, लास्ट में लिख देंगे पावर 1/3। और पुराना वाला कैपेसिटेंस कितना था, 5 माइक्रोफैराड में है वो, ठीक है। अब इधर देखो, क्या हम 1000 को 10 के पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, 10 गुने 10 गुने 10, 10 दहाई के 100 दहाई के 1000। अब इधर आते हैं, पावर कितना है, 1/3 गुने 5। देखो ये जब पावर का पावर होना तो दोनों गुना हो जाता है आपस में। तो यहाँ पर जो ये है, ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझ के बात को, 3 और 3 कट गया तो आपके पास बचा क्या, 10 गुने क्या 5, और 10 पंचे 50, और यूनिट क्या था, माइक्रोफैराड। तो नया वाला कैपेसिटेंस आएगा वो 50 माइक्रोफैराड का हो जाएगा। समझ गए बात को। एक और क्वेश्चन बताता हूं, अगर आपको सवाल बोले कि आपके पास 5-5 माइक्रोफैराड के 64 बूंद है, 5-5 माइक्रोफैराड के छोटे छोटे बूंद हैं, जिसमें एक का है 5 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो 5-5 माइक्रोफैराड के आपके पास एन कितने हैं, जो ड्रॉप कितने हैं, वो 64 हैं, 64 है। जल्दी से बना के इसको कमेंट करो आंसर जल्दी से। 5-5 माइक्रोफैराड के कितने हैं, 64। कमेंट कर दिया, बनाऊं मैं, क्या करोगे आप करोगे C डैश इज इक्वल टू n का पावर 1/3 इंटू सी बराबर n कितना है, तो 64 का पावर 1/3 इंटू सी, ठीक है। अब 64 को लिख सकते हो 4 का पावर 3, 4 चौका 16 चौका 64, और इसका पावर कितना है 3। इधर आ जाओ, सी गुना हो जाएगा, पावर से पावर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे ये गुना होता है तो 3 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 4, और सी कितना दिया हुआ है 5, 5 चौका कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। तो इस तरीके का ऑब्जेक्टिव सवाल आपको मिलेगा, बोर्ड में आपके बनाने के लिए मिलता है, कई बार पूछा हुआ है ये सवाल, ठीक है। इसको नोट कर लें आप लोग, कर लिया नोट। अब हम आगे बढ़ेंगे, ओके। तो अभी हमने देखा कि अगर हम वॉल्यूम को 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना 1000 गुना 64 गुना करें तो उसके कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस कैसा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो चीज़ देखा ना। एक और चीज़ होता है कि अगर हम बोलें आपको कि कैपेसिटेंस को डबल कर दें तो उसके वॉल्यूम पर क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। अगर कैपेसिटेंस को डबल कर दें तो आइए देखते हैं। पिछले बार हमने वॉल्यूम को डबल करके पूछा था कैपेसिटेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस बार कैपेसिटेंस को डबल करके पूछेंगे वॉल्यूम पर क्या फ़र्क पड़ेगा, बताइए, ठीक है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर हम कैपेसिटेंस को डबल कर दें, अब अगर हम कैपेसिटेंस को डबल कर दें, डबल के लिए बनाते हैं आप, ट्रिपल 4 गुना 5 गुना 10 गुना किसी के लिए बना सकते हो। तो यहाँ पे है कि इफ़ कैपेसिटेंस of spherical conductor is doubled, what effect will be on its volume, हिंदी वाले लिखें कि अगर गोलीय चालक की धारिता को दुगनी कर दी जाए, अगर गोलीय चालक की धारिता को दुगनी कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए देखते हैं। अब हमारे पास एक गोला है जिसका रेडियस मान लेते हैं r है और वॉल्यूम है v। अब इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है कितना, मान लो c दिया हुआ है ना, कैपेसिटेंस है c। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो c बराबर 4πε0 r। एक गोले का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होता है। अब इस फॉर्मूले में जरा ध्यान दो कि कैपेसिटेंस डबल कब हो सकता है। आप 4 को तो चेंज कर नहीं सकते हो, ना ही आप पाई को और ना ही आप ε0 को चेंज कर सकते हो। दैट मीन्स कि अगर आप कैपेसिटेंस डबल कर रहे हो, इसका मतलब है आप रेडियस डबल कर रहे हो। समझ में आ रही बात। डबलिंग कैपेसिटेंस मीन्स
वी आर डबलिंग रेडियस। हम रेडियस को दुगना करके ही कैपेसिटेंस डबल कर सकते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखें, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि डबलिंग कैपेसिटेंस मीन्स डबलिंग रेडियस। तो अगर कैपेसिटेंस को डबल कर रहे हैं मतलब रेडियस को डबल कर रहे हैं, तो जो नया वाला रेडियस होगा, नया वाला यानी आर डैश, वो क्या होगा 2r के बराबर होगा। यानी हमने कैपेसिटेंस को डबल किया तो रेडियस क्या हो गया डबल। और अब हम वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, नया वाला वॉल्यूम यानी v डैश वो हो जाएगा 4/3, पुराना वाला कितना था वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब था, ये था। तो नया वाला हो जाएगा 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, पाई आर डैश का क्यूब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आर डैश बराबर क्या है 2r के, यानी 4/3 पाई 2r का क्यूब। अब क्या करते हैं 4/3 पाई आर क्यू को निकाल लीजिए और साथ में 2 क्यू बाहर रख दीजिए। अब ये देखो ये 4/3 पाई आर क्यूब किसके बराबर है, पुराने वाले भी, यानी ये रहा भी और गुने 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी हो जाएगा ये 8 भी। नया वाला कितना हो जाएगा 8 भी के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर आप कैपेसिटेंस को डबल करोगे तो वॉल्यूम कितना गुना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। फिर से सुनो, अगर आप कैपेसिटेंस को डबल करोगे वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8 गुना। अगर 3 गुना करोगे कैपेसिटेंस को तो कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 तिहाई 27, 3 गुना हो जाएगा, है ना, 27 गुना हो जाएगा वॉल्यूम आपका, ठीक है। 4 गुना करोगे तो अगर कैपेसिटेंस 4 गुना करते हो तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64 गुना हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, फटाफट इसको नोट कर लें। कर लिया नोट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा अभी कि हम कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे तो उसके वॉल्यूम पर क्या असर पड़ता है। अब देखते क्या हैं कि एक सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा है, लगभग सभी किताबों में आपको दिखता है ये सवाल। तो हम जानते हैं और शुरू में आपको हमने बताया था कि जो फैराड होता है वो एक बहुत बड़ा यूनिट होता है ना, इतना बड़ा कि हमारे पृथ्वी का भी कैपेसिटेंस 1 फैराड नहीं होता है। अब कहोगे कैसे, तो मान लो एक पृथ्वी बहुत बड़ा गोला है और ये चालक है, कंडक्टर है ना, सपोज अर्थ इज़ ए कंडक्टर। तो बताइए अगर अर्थ जितना बड़ा हमारे पास गोला होता तो उस गोले का कैपेसिटेंस कितना होता। अगर ये सवाल पूछे आपसे हम, तो आइए इसको निकाल के देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं एक कि सपोज अर्थ इज ए कंडक्टर, देन फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। हिंदी वाले लिखेंगे कि मान लो पृथ्वी एक चालक है तो इसकी धारिता ज्ञात करें। अब कैसा चालक है, ये स्फेरिकल है, अर्थ का शेप कैसा है स्फेरिकल है, तो एक स्फेरिकल ले लिया और अर्थ का रेडियस जो होता है वो होता है 6400 किलोमीटर। ये चीज़ याद रखना पड़ेगा आपको, 6400 किलोमीटर अर्थ की त्रिज्या होती है। मतलब अगर बीचों बीच से यहाँ तक जाओगे तो ये दूरी आपको 6400 किलोमीटर होगी। अब हम कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं इसका। तो जानते हैं कि स्फीयर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C बराबर 4πε0 r, ये फॉर्मूला। और अर्थ भी एक स्फीयर है तो यही फॉर्मूला लगेगा हमारा। अब देखो ये 4πε का मान कितना होता है, तो 4 का मान अलग रख सकते हो, पाई का मान 3.14, इसका 8.85 10 के पावर -12 रख सकते हो, लेकिन थोड़ा वो लेंदी हो जाएगा। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि 1/4πε का मान कितना होता है 9 × 10 के पावर 9। अब इसको पलट दो, इधर भी पलट दो, इसके नीचे क्या है 1, पलटो
तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, 1/9 × 10⁻9 होगा ना। अब यही मान उठा के यहाँ पर हम लोग रख देंगे। तो आइए C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, वैल्यू रखिए 1/9 × 10⁻9 और रेडियस जो है आपका वो है 6400 और याद रहे किलोमीटर में है तो हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10⁻3 किलो मतलब 10⁻3 होता है। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले तो ये 1/9 रहने दीजिए और ये 64 इधर ले आइए, 64 गुने ये 2 जीरो इसको दे दिया, 10 के पावर कितना हो गया 5 और ये ऊपर गया 10 के पावर -9। इसको जरा काट लेते हैं, 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, दशमलव देके जीरो बिठाएंगे, 1 बचा था 10 यानी 9 इकाई 9, फिर 1 बचा 9 इकाई 9, इस तरीके से बढ़ता जाएगा ये 1 1 1 1 करके। अब इधर आते हैं, 9 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 10 के पावर -4। अब क्या करते हैं, इससे ये पहले से कर्ज में है -4, 2 10 और लेते हैं और इस दशमलव को हटा देते हैं, मतलब इसको करते हैं 711 और ये हो जाएगा 10 के पावर -6। यूनिट क्या आता है फैराड। आगे 10 के पावर -6 क्या बोलते हैं हम लोग माइक्रो, तो ये हो जाएगा 711 माइक्रो फैराड। यानी कि ये जो हमारी अगर पृथ्वी एक कंडक्टर होती तो इसका जो कैपेसिटेंस होता वो भी मात्र कितना होता 711 माइक्रो फैराड, मात्र 711 माइक्रो फैराड में होता। ठीक है, तो ये था हमारे अर्थ का कैपेसिटेंस का निकाला वैल्यू हमने, कितना आया 711 माइक्रो फैराड। नोट कर लें इसको। और ये था आज का हमारा वीडियो स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए दूसरों में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर से आपसे। ऑल द बेस्ट।